मेरा नाम योगेश चौहान है एंड आज हम 8th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटीज को देखेंगे और इसमें एकेडमिक लेवल है तो ऑब्वियसली हम एक सरलतम तरीके से इसको समझेंगे जो भी हम टॉपिक अभी करने जा रहे हैं। सो लॉकडाउन की स्थिति में जो स्टूडेंट्स का काफ़ी नुकसान हुआ है तो कहीं ना कहीं अगले इस महीने में हम उसकी भरपाई कर पाएँ, उसका एक प्रयास है। सो आई होप शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, साउंड क्वालिटी की, कंसेप्ट क्लियरिटी की, तो बहुत सारी बेसिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, पर ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम्स हैं। जो चैलेंजेस आएंगे हम उनको देखेंगे और उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। सो आज शुरू करते हैं एसएसटी सोशल स्टडीज को। फर्स्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं इस सब्जेक्ट से। एसएसटी दरअसल इसमें काफ़ी सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री और ना जाने कितने, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, ये सब एसएसटी यानी सोशल स्टडीज के अंदर ये सब आते हैं। तो आई थिंक 10 to 15 या कहीं उससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स इससे जुड़े हुए हैं। अब हम किस प्रकार से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, किस प्रकार से इस चीज़ को देखेंगे या किस प्रकार से सोशल स्टडीज और अन्य सब्जेक्ट्स को देखेंगे, तो इससे एक मोटा मोटा आपको अंदाज़ा लग जाएगा। सबसे पहले हम जिस दिन भी क्लास में आएंगे तो ओबियसली स्टार्टिंग में जो भी सब्जेक्ट चल रहा होगा या फिर सोशल स्टडीज से जुड़े जो भी करंट अफेयर्स होंगे जो स्टूडेंट्स को जानने चाहिए, तो हम उसको डिसाइड करेंगे कि कितने समय में करेंगे उसको कवर। तो आई थिंक 5 to 6 मिनट अप्रोक्सीमेट में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम उससे लेंगे करंट अफेयर जो स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो जाने। ओके, आज ज्योग्राफी को है तो हम ज्योग्राफी से रिलेटेड देख लेते हैं। फिर उसके पश्चात हम देखेंगे इसका दूसरा पोर्शन जिसमें मैपिंग होगी। ये बेसिकली सभी का कॉमन पोर्शन होगा, मैपिंग, जिसमें पूरे वर्ल्ड की जो भी नदियाँ, पहाड़, झीलें या जो कुछ भी होगा मैपिंग से रिलेटेड, रिसोर्सेज को लेके या जो भी है, तो मैपिंग इंडिया की प्लस वर्ल्ड की दोनों ही मैपिंग हम देखेंगे। ओके, मैपिंग की कॉमन क्लासेस होंगी सभी स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि सबको ही जानना जरूरी होता है। सो फर्स्ट हो गया करंट अफेयर, सेकंड मैपिंग, तो ये सेपरेट होगी और साथ ही साथ फिर हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन जो है कोर पोर्शन, जो भी आपके चैप्टर्स होंगे, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4। ओके, उसके पश्चात हम देखेंगे कि इससे जुड़े जो असाइनमेंट्स या होमवर्क आपको दिए जाएंगे तो ऑब्वियसली वो एक इम्पोर्टेंट होगा जो जिससे हम जुड़े रहेंगे और हर दिन अपग्रेड होंगे, प्रोग्रेस करेंगे। और कुछ और भी प्रोग्राम्स हैं जो डिजाइंड है, कुछ एक गेस्ट टीचर्स, IIT, MNIT या कुछ एक UPSC सेलेक्टेड कैंडिडेट जिनके वीडियोज या फिर उनको डायरेक्टली इसके थ्रू हम आपको गाइडेंस के लिए कनेक्ट करेंगे उनके साथ। तो बेसिकली इट्स स्टार्टिंग, देखते हैं ये कहाँ तक जाता है पूरा सीन। सो एसएसटी का जो है अब हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर जो कि है ज्योग्राफी। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर जो कि ज्योग्राफी है उसको हम देखते हैं सबसे पहले। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर है आपका रिसोर्सेज, इम्पोर्टेंस एंड यूजेस। तो ऑब्वियसली ये जियोग्राफी है तो पहले इसी को ही समझ लिया जाए कि ये है क्या। इसका एक बेसिक सा एक आइडिया मैं दे देता हूँ। जियोग्राफी जियो प्लस ग्राफी यानी जियो प्लस ग्राफोस, उससे मिलकर बना है जियोग्राफी। जियो का मतलब अर्थ यानी पृथ्वी, और ग्राफोस डिस्क्रिप्शन, उसका वर्णन। ओके,
So this is Earth and this is a description of the cities of Earth. इसके भी बहुत सारे पोर्शंस है, इसके भी बहुत सारे पार्ट है, उसको भी हम बताएंगे। पर सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत किसने की। तो जिसको बोलते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी जनक पिता, उनका नाम है इराटोस्थेनीज। इराटोस्थेनीज को इनका पितामह यानी फादर कहा जाता है। ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले उपयोग इन्होंने किया था। कुछ लोग मानते हैं कि एक और विद्वान है हमारे जिनका नाम है हिकेटियस। ओके, इराटोस्थेनीज और कुछ लोग मानते हैं हिकेटियस। इन्होंने एक अवधारणा दी थी कि जो एक पूरी पृथ्वी है वो उसमें दो स्थलीय भाग है और बाकी समुद्र से घिरा हुआ, यानी एक कॉन्टिनेंट और इसका जो कॉम्बिनेशन है। तो शुरुआती दौर में ये इन्होंने दिया था। और मॉडर्न जियोग्राफी के जो पितामह हैं यानी द फादर ऑफ द मॉडर्न जियोग्राफी, उनका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इज द फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी। तो दरअसल ये था एक बेसिक। ओके, इससे जुड़ी अन्य जानकारियां हम एडवांस बैच में देंगे जो कि डिजाइन किया जा रहा है। ओके, तो एक बेसिक आइडिया लग गया। अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं जो कि कोर पोर्शन है हमारा। सो ओके, वादे के मुताबिक करंट अफेयर्स चैप्टर से पहले करंट अफेयर्स था कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड करंट क्या क्या चल रहा है। सो दरअसल अभी आपने एक बड़ी घटना सुनी होगी, पश्चिम बंगाल के आसपास एक साइक्लोन जो है वो टकराया। साइक्लोन का नाम याद आ रहा होगा आपको, अम्फान नाम से एक साइक्लोन था। ओके, तो वो टकराया है। अब वो तो खैर जा चुका है, जो भी करके गया आपने गतिविधियों को देखा होगा न्यूज चैनल के ऊपर। लेकिन अभी एक हाल ही में आज ही आई थिंक गुजरात और मुंबई यानी महाराष्ट्र कोस्ट लाइन से एक और तूफान टकराया है, यानी एक और साइक्लोन टकराया है। साइक्लोन का नाम है, पता है क्या आपको? साइक्लोन निसाग्र। निशाग्र साइक्लोन, इसका मतलब होता है प्रकृति। ओके, नेचर। नाम जो अभी दिया है निशाग्र, वो दिया है बांग्लादेश ने। और ये नाम क्यों होते हैं तूफानों की, नाम क्यों होते हैं इसको बताएंगे। पर उससे पहले कि भारत में अनाउंस कौन सी सरकार का कौन सी बॉडी है जो इसको अनाउंस करती है कि कोई तूफान आने वाला है और उसका ये नाम है। ओके, सो तूफान का नाम जो है अनाउंस IMD, नाम तो सुना होगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ओके, ये जो है विभिन्न विषयों के बारे में बताता है। ओके, 1875 में ये आया था हमारा। ओके, इसका काम क्या रहता है, यानी कार्य क्या है? ये करता है भविष्यवाणी कि बच्चों क्या होने वाला है, चक्रवात आने वाला है, या फिर इस बार हीट वेव ज्यादा रहेंगी, कोल्ड वेव ज्यादा रहेगी, स्नोफॉल किस प्रकार का रहेगा, ये सब चीजें जो है IMD बताता है इंडिया में। ओके, इसी प्रकार से एक वर्ल्ड का भी है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो, उसके विषय में भी बात होगी। तो भविष्यवाणी करता है किस किस के बारे में, जो भी मौसमी घटनाएं आगे होने वाली है उनसे संबंधित घटनाओं का ये जिक्र करता है। और बेनिफिट इससे ये होता है
कि जो एविएशन डिपार्टमेंट है, जो आपका एरोप्लेन तो देखा ही होगा, ऑब्वियसली एक अच्छे मौसम में ही वो उड़ सकता है, कोई ज़्यादा चक्रवात की मत है उसको भी सामना करना पड़ सकता है। ओके, एविएशन शिपिंग की शिप को लेकर समुद्रों में ना जाए, वहाँ पर इस तरह की गतिविधियां शुरू होने वाली है, तो वो कार्य करता है आईएमडी। एंड शिपिंग के अलावा ये बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर, उन सब के लिए भी कि आप इरिगेशन को किस लेवल पे करें, बारिश कब होगी, ओवर इरिगेशन, इन सब की समस्याएं ना आए। तो कुल मिला के आप समझ चुके हैं कि मौसमी घटनाओं की भविष्यवाणी आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, करता है। और ये बेसिकली अर्थ साइंसेस जो है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर आता है। ठीक है, कौन सा मंत्रालय? मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के मध्य ये आता है। ओके, तो ये था आईएमडी। आईएमडी के बाद थोड़ी सी बात वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की भी कर ली जाए। ओके, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, शुरुआत में जो ये नामकरण आपने देखा कि अलग अलग जो साइक्लोन्स होते हैं उनके नाम होते हैं, तो वो नाम जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो यूएन इकोनॉमिक फोरम है, यूएन इकोनॉमिक फोरम और इस तरह के जो एशियन एंड पैसिफिक रीजन की एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने 27th सेशन में एक घोषणा की थी कि जितने भी इस क्षेत्र में तूफान आएंगे, बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी वगैरह में, तो कुछ एक राष्ट्र उसका नामकरण करेंगे। तो अभी वर्तमान में वो टोटल जो कंट्रीज हैं वो 13 कंट्रीज हैं। ओके, तो आई थिंक सफिशिएंट है आप लोगों के लिए इतना, और ओवर भी हो सकता है, और नथिंग इज सफिशिएंट। मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप जितना जाने उतना बेहतर है। ओके, सो योर चैप्टर इज गोइंग टू स्टार्ट। तो 13 कंट्रीज जितने भी साइक्लोन्स हैं उनको शुरू करेगी, उनके नामकरण करती है। अब आगे आने वाले कुछ एक नाम है जो इसमें लिस्टेड है, जैसे गति, इंडिया उसका नाम रखी है। जो भी आगे जितने भी साइक्लोन आएंगे तो उनके आपको नाम इनमें से कोई एक मिलेंगे। गति, निवर, बुरेई, यास। यास ओमान ने दिया है, बुरेई मालदीव ने, और निवर ईरान ने। तो इस तरह के कुछ हैं जो ये ऑब्वियसली देते हैं। ओके, सो दिस इज कंप्लीटेड एंड अब हम डिस्कस करेंगे आपका कोर पोर्शन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसको बड़े ही सरलतम तरीके से हम समझेंगे, बड़े ही सिंपल समझेंगे, क्योंकि दिस इज टू सिंपल चैप्टर, जो बेसिकली एक नॉर्मल सिस्टम को बताती है। तो आवाज के साथ थोड़ा अगर आपका मतभेद चल रहा हो तो आप उसको देख लेना। अभी सेटअप रेडी होने में शायद टाइम लग जाए, तो इसी से काम चलाना होगा। ओके, so resources, importance and uses. The name of your chapter is the first chapter of geography. And what is the resources? First of all, we are going to talk about. So the definition that is given in your book is the subsistence provided by the nature to satisfy our basic needs and are used by us in various form are known as resources. The substances provided by nature, जो नेचर के द्वारा सब्सिस्टेंस यानी जो वस्तुएं हैं वो प्रोवाइड करवाई गई हैं, जिनका यूज विथ सेटिस्फाई आर बेसिक नीड्स, हमारी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए करती है, उनको हम वेरियस फॉर्म में यूज करते हैं और वही संसाधन होते हैं। समझ में आया? नहीं आया तो संसाधन यानी रिसोर्सेज। ओके, सो धरती के ऊपर सदियों से
जब मानवीय गतिविधियां या फिर जो भी हमारे जीव जंतु शुरुआत हुए थे, तो कुछ ना कुछ चीजों का उपभोग करते आए हैं, कुछ ना कुछ चीजों का यूज करते आए हैं। वो हो सकती है हवा, पानी, ओके, या फिर जो भी प्रकृति के फल, सब्जियां, पत्ते, पहाड़, पहाड़ों में पाए जाने वाले खनिज, जो कुछ भी है उनका यूज करते आए हैं। अब इसका यूज थोड़ा एडवांस हो गया है पिछले 200 वर्षों से, जब से औद्योगिक क्रांति आई है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है। आपके आई थिंक 8 में उसका सिलेबस भी है। तो आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये काफी चेंज करके हम यूज करने लगे हैं। उससे पहले सिंपली यूज हो रहा था, अब चीजों को प्रोसेस करके हमने मॉडिफाई किया है या फिर किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो दरअसल जितने भी हमारे जो रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज क्या है? आप अपने आसपास देखिए, क्या कुछ दिखाई दे रहा है। जो कुछ भी है आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बेड, एक टेबल, एक चेयर, एक फैन, या फिर दीवारें, घर, सड़कें, ये सब जिन चीजों से बनी हुई है वो रिसोर्सेज थे हमारे। एग्जाम्पल फॉर जो पत्थर आपके घर में लगे हुए हैं, जो ब्रिक्स आपके घर में लगी हुई है, वो रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करके बनी है। पत्थर हमने पहाड़ों से लिए और चट्टानों को तोड़ के लिए, जो ईंटें हैं वो मिट्टी से हमने तैयार की है। ठीक है, तो रिसोर्सेज हैं हमारे। साथ ही आप प्लास्टिक को देखते हैं, इस बोर्ड को देख पा रहे हैं जिसमें एक प्लाई लगी हुई है, एल्यूमिनियम लगा हुआ है, प्लास्टिक लगा हुआ है। तो ये सब रिसोर्सेज से ही बने हैं। ऑब्वियसली हमने पेड़ को काट के एक प्लाई बोर्ड बनाया है और ये एक ट्रांसफॉर्म हो गया। और इसका यूज किसके लिए कर रहे हैं हम? बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, यानी आपको पढ़ाने के लिए। तो जो चीजें आप यूज कर रहे हैं, जल, पानी, हवा, जो कुछ भी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हमारे रिसोर्सेज हैं जो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म। अब जल की सॉरी इलेक्ट्रिसिटी की आप बात करेंगे तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज है, जैसे हाइड्रो, जल को ऊपर से गिराते हैं, टरबाइन से घुमाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। दूसरा, हम जो है कोल एनर्जी जो है उसका यूज करते हैं, या फिर सनलाइट से, सोलर पैनल के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। तो समझ में आया कि रिसोर्सेज क्या है? तो जो कुछ भी अपने आसपास आप देख रहे हैं जिनका आप बेसिक यूज के लिए यानी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज है। ओके, एवरीथिंग, आप पेड़, पत्तियां, फल, फूल, हवा, पानी, जो कुछ भी देख रहे हैं वो रिसोर्सेज है। इवन अपने आप को भी शीशे में अगर आप देख रहे हैं तो वो भी एक रिसोर्स है। ओके, आप ह्यूमन रिसोर्स है, आप अपने आसपास देख रहे हो वो मैन मेड यानी ह्यूमन मेड रिसोर्स है। और जो भी प्रकृति के आसपास आप देखते हैं, फ्रिज में आप अपने फ्रूट्स को देखते हो तो वो नेचुरल रिसोर्सेज है। आप धूप को देख रहे हो तो वो नेचुरल रिसोर्स है। तो रिसोर्स का मतलब आप आई होप समझ गए होंगे। बाकी एडवांस में हम जिसको डिजाइन किया है उसमें बड़े ही विस्तार से लंबी क्लासेस के थ्रू ये सब चीजें बताई जाएगी। और मैं पीपीटी भी कनेक्ट कर दूंगा, इससे कुछ पीडीएफ या कुछ पिक्स वगैरह कनेक्ट कर दूंगा जिससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। ओके, उसके अलावा ठीक है, आई थिंक यही सब था। तो रिसोर्सेज क्या थे हमने ये देखा, फिर उसकी वैल्यूज ऑफ रिसोर्सेज अगला आपका जो पैराग्राफ है। तो ऑब्वियसली वैल्यूज भी हमने समझ ली है कि जिस चीज का हम यूज कर रहे हैं वो रिसोर्स है, और जो कुछ भी इसमें दिया है वो उससे कहीं ना कहीं हमने ज्यादा ही समझ लिया है। नेचुरल रिसोर्सेज, अब नेचुरल रिसोर्सेज को इसमें थोड़ा क्लासिफाई किया है, उसकी डेफिनेशन को बताया गया है। सो उसको समझते हैं। ओके, सो द रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स की जो डेफिनेशन आपके यहाँ पर दी है उसको बताया है। द रिसोर्सेज which we get from nature are valuable and fulfill our needs in one way or the other, such as land, air, and water are called natural resources. Okay, natural resources हमने बताया था कि वही सब है
डेफिनेशन अपनी खुद की बना सकते हो, बशर्ते वो अच्छी हो, बेहतर हो। ओके, द क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज कैन बी डन अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट। क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन में पहला जो रिसोर्स है उसको थोड़ा देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, एक्चुअल और पोटेंशियल, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट जो रिसोर्सेज यानी उसके डेवलपमेंट के ऊपर जो रिसोर्सेज बेस करते हैं, तो पहला है एक्चुअल रिसोर्स, ठीक है। एक्चुअल रिसोर्स जिसका अभी हम यूज कर रहे हैं, वर्तमान समय में यूज कर रहे हैं, वो हमारे एक्चुअल रिसोर्स है जिनको हम देख पा रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ओके, रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन एंड एक्चुअल रिसोर्सेज they are being actually used in the present time. Some examples of the actual resources are petroleum in West Asia, a rich deposit of the coal in those region of Germany, dark soil of Deccan Plateau in Maharashtra. एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं, यानी एक्चुअल में जो अभी हम रिसोर्सेज को जिनका यूज कर रहे हैं वो रिसोर्सेज एक्चुअल रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो एक्चुअल रिसोर्सेज, ओके, एक्चुअल रिसोर्सेज यानी वर्तमान समय में जो कुछ भी यूज हो रहा है वो एक्चुअल रिसोर्सेज है। कोयला एक्चुअल रिसोर्स है, हमें पता है कितने भंडार बाकी हैं। पेट्रोलियम के हमें पता है कि कितने भंडार बाकी है। एनसीईआरटी में एक टेबल आती थी पहले जिसमें बता रखा था कि 50 साल का इस देश में भंडार बाकी है, 30 साल का इसमें, 13 साल का इसमें। तो सब बिल्कुल अच्छे से पता है कि हमें कितने वर्ष के हमारे पास जो रिजर्व्स है, स्टॉक्स है इन सब चीज़ों के, वो खत्म हो जाएंगे तो ऑब्वियसली उसके पश्चात हमें किसी दूसरे की खोज करना पड़ेगी। तो ऑब्वियसली वो भी हमारे पास है जिनको बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। अगला जो रिसोर्स है पोटेंशियल रिसोर्सेज, जिसमें पोटेंशियल बहुत है यानी अभी यूज नहीं हो रहे हैं लेकिन भविष्य में यूज होंगे। यूरेनियम इसका एक बेहतर उदाहरण है। ओके, यूरेनियम का अभी इतना यूज नहीं है लेकिन भारत में इसकी प्रचुर मात्रा है और इसका यूज भविष्य में होगा, ऑब्वियसली होगा। एंड यूरेनियम लद्दाख में भी मिला है, इसमें लिखा है द रिजर्व्स ऑफ द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज गोइंग टू बी यूज्ड इन द फ्यूचर। एंड ओके, सो पोटेंशियल एक्चुअल और दोनों के मध्य आ गया। तो हमने बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट पे देखा है। तो एक्चुअल रिसोर्सेज जो अभी हम यूज कर रहे हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज जो हम भविष्य में यूज करेंगे, जो खोजे जा चुके हैं, देखे जा चुके हैं, उनका भविष्य में यूज होगा। आप सोलर एनर्जी से भी उदाहरण ले सकते हैं कि अभी इतनी ज़्यादा व्यापक रूप से हम यूज़ नहीं करते। आपके पास जो बिजली आ रही है वो 99% जो मैं दावा कर सकता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके घरों में अभी जो भी है आपकी सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी से तो ऑब्वियसली नहीं आ रही है, जो कि हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं। सो पोटेंशियल रिसोर्सेज में विंड एनर्जी जो भविष्य में अभी जैसे गुजरात और जैसे डेनमार्क हुआ, चाइना हुआ, और इन सब एरियाज में काफ़ी अच्छे से हैं और भविष्य में और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो भारत की रैंकिंग क्या है, ये सब चीज़ें आपको जानना है गूगल से, एंड ऑब्वियसली बता सकते हैं, पर थोड़ा थोड़ा आपको क्या बोलते हैं असाइनमेंट होमवर्क देने की बात स्कूल की तरफ से की गई है। सो जरूरी भी है ताकि आप जुड़े रहें, खुद से पढ़ें। ओके, सो एक्चुअल पोटेंशियल रिसोर्सेज कंप्लीटेड। उसके बाद में है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे हम देखेंगे। सो बायोटेक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज, नाम से ही समझ में आ रहा है, बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज दोनों ही क्या है, ये जो भी हमारे जीवित वस्तुएं हैं या यानी पेड़ पौधे हैं जिनसे हम फ्रूट्स लेते हैं, जीव जंतु है जिनसे हम दुग्ध लेते हैं, या फिर मांस, मच्छी, ये सब बायोटिक रिसोर्सेज है। अब बायोटिक रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, एक बायोटिक रिसोर्सेज है जो काफी चर्चा में है, चमगादड़, जिसका सेवन करने से सुना है कि कोरोना फैला है।
तो वो बायोटिक रिसोर्सेज था जिसका हमने यूज किया और फिर संसार खतरे में आ गया। दुखद है, चिट्ठी बहुत ही गंभीर है, तो आप घर ही रहे और घर बैठ के पढ़ते रहे। ओके, सो अबायोटिक में जो है लैंड, मिनरल्स, रॉक्स, एयर, ये सब अबायोटिक रिसोर्सेज हैं। बायोटिक जीव जंतुओं से जो हम लेते हैं, पेड़ पौधों से, और ये पहाड़ों से, सूर्य से, हवाओं से, ये सब अबायोटिक है। यानी अब ये थे किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओके, इन सबको नोट करते जाना है, संभव नहीं है कि इतने शॉर्ट वीडियो लेक्चर में सब कुछ बताया जाए। उसके बाद है रीन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीन्यूएबिलिटी। रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो रिन्यू हो सकते हैं, जैसे आपकी पवन चक्कियाँ, यानी हवाएं चलती रहती हैं तो पवन चक्कियाँ घुमा सकते हैं और कभी भी रिन्यू इसको कर सकते हैं, तो लगातार ये लंबे समय तक चलेगी। ठीक है, डेफिनेशंस ऑब्वियसली हम प्रोवाइड करवाएंगे, अभी एक सिंपली हमें समझाना है, फिर हम इसके ऊपर आएंगे। रीन्यूएबल रिसोर्सेज से आप इतना समझ ले, बाकी अपनी बुक्स को आप जब रीड करेंगे तो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली कवर होती चली जाएंगी। सो द रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड एंड क्विकली, वापस से, यानी ऑब्वियसली आप इसको समझे, रिन्यू हो सकते हैं। ओके, सनलाइट, विंड एनर्जी, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो बार बार क्रिएट हो सकते हैं। ओके, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कोयला, पेट्रोलियम, जो कई हजार साल में जाके, कई लाखों साल में जाके तैयार होता है और उसका एक बार भंडार खत्म होने के पश्चात फिर वापस से कई हजार वर्षों तक हमें उसका वेट करना पड़ेगा। ओके, तो खत्म होने की चिंता हो रही होगी। ठीक है, तो अपना छोटे स्तर पे अभियान चालू रखा करो आप सभी। एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, यूबिक्विटीज रिसोर्सेज। सो लोकलाइज्ड मतलब कि मान लीजिए राजस्थान का एक क्षेत्र, मान लो बाड़मेर, जैसलमेर, इन सब एरियाज में हमने गैस खोजी है कुछ ही वर्षों पहले। गैस खोजी गई है तो वो इसी क्षेत्र में है, वो इसी क्षेत्र का लोकलाइज्ड रिसोर्स है। इससे थोड़ा और ऊपर जाते हैं, जैसे वेस्ट एशिया में अगर हम जाते हैं, ईरान की तरफ, इराक की तरफ, तो वहाँ पे पेट्रोलियम काफी बड़ी प्रचुर मात्रा में है, तो वो उसी क्षेत्र का लोकलाइज्ड रिसोर्स है। फिर उसके बाद है यूबिक्विटीज, मतलब वो किसी भी विश्व के कोने में हो सकता है। तो ऐसा कौन सा रिसोर्स है? गैस कीजिए। ओके, यूबिक्विटीज में सनलाइट जो कि पूरे विश्व में है, और विंड, इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं वो पूरे विश्व में विख्यात है, यानी पूरे विश्व में पाए जाते हैं। यूबिक्विटीज रिसोर्सेज है। एंड नेक्स्ट है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो समझ में आ रहा है, ह्यूमन मेड मतलब मानव निर्मित, ह्यूमन मेड। ओके, ये ह्यूमन मेड है, ये ह्यूमन मेड है। इंडस्ट्रीज, स्कूल, इंस्टीट्यूशंस, सब कुछ ह्यूमन मेड है, जो भी ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हो। ओके, तो ऑब्वियसली समझ में आया। उसके पश्चात आपके सब सिलेबस में है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो खुद से हमने क्लासिफाई किया था 3 लेवल पे। फर्स्ट लेवल था कि नेचुरल रिसोर्सेज, जिसका हमने क्लासिफिकेशन देखा। उसके बाद हमने ह्यूमन मेड रिसोर्स को देखा कि जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स या ऑब्जेक्ट्स, वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। एंड उसके पश्चात है ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, यानी हम ह्यूमन रिसोर्स किस प्रकार उपयोग होता है किसी भी क्षेत्र विशेष या किसी भी राज्य, किसी भी राष्ट्र में, उसकी तरक्की यानी उसका डेवलपमेंट ओनली ऑन ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके पास दक्ष, बेहतर मानव संसाधन है,
बड़े शिक्षित हैं, टेक्नोलॉजी से परिचित हैं, और यानी कुल मिला के जो एक बेटर ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है। एसडीजीज में इन सबको डेवलप करने के लिए प्रयास चल रहे हैं। एसडीजीज को भी हम देखेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स से आप समझ चुके हैं कि हम सब जो हमारे पीएम है वो बोलते हैं कि हम 136 करोड़ देशवासी, 135 करोड़ देशवासी, तो हम सब 135 करोड़ देशवासी ह्यूमन रिसोर्स है। और भारत में पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा जो एक एज ग्रुप है जिसमें लोग कमाते हैं, ठीक है। ये बोल सकते हैं कि 18 से 35, 40, तो इस तरह की जो एज ग्रुप है, यानी एक जवान, एक यूथ जो कि एक्टिविटीज, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको बिल्ड करने के लिए, उसके लिए हर दिन काम करती है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स सबसे इम्पोर्टेंट है। तो समझ में आ गया, तो किसी भी क्षेत्र विशेष के लिए एक मैटर है। फिर रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी उसको संरक्षण करना। तो जो भी हमने रिसोर्स देखे हैं उसका संरक्षण, यानी उसको बचाना, उसको सेव करना, उसको सेव करना, भविष्य के लिए सेव करना, कंजर्व करना, ये अब अगला आपका इसमें टॉपिक है। तो हमने देखा कि ये सब रिसोर्सेज होते हैं, ओके। और वो रिसोर्सेज अगर हम दक्ष उनका उपयोग करें, उनका धीरे धीरे अपने बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग करें, ज़्यादा वेस्ट ना जाने दें किसी भी चीज़ को, तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबली यूज करना, ओके। तो और उसी से अवधारणा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके ऊपर ऑब्वियसली एक बहुत ही प्यारे प्यारे ऐसे आते हैं यूपीएससी में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब जो सतत विकास है उसको कैसे शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हमें संरक्षण देखना पड़ेगा कि जितने भी रिसोर्सेज उनका दक्ष उपयोग हो, अपनी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन्हीं की पूर्ति के लिए यूज हो, और दूसरा रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग की तरफ आगे बढ़े और लगातार बढ़े। 2022 तक के हमारे इसको लेके टारगेट्स है, 2030 तक को लेके हमारे इसके ये टारगेट्स है, उन सबको अचीव करना है, पूरे विश्व को अचीव करना है। तो संसाधनों का संरक्षण बड़ा जरूरी है, और साथ ही साथ हम किसकी अवधारणा की तरफ चले जाते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली कहता क्या है कि बड़े ही रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें संसाधनों का उपयोग करना है और एक सतत विकास करना है, यानी ऐसा विकास जिससे अगली जो जनरेशन है, यानी आपकी जनरेशन, हमारी जनरेशन और उससे आगे की जनरेशन, उन सब के लिए वो यूज में आ सके। यानी उनको ये ना कहना पड़े कि आप साइकिल ही चलाइए, इलेक्ट्रिक साइकिल ही चलाइए, क्योंकि पेट्रोल की कारें हमने चला ली है और पेट्रोल हमने खत्म कर दिया है, ओके। इट्स जस्ट अ जोक, बट मामला बड़ा ही सीरियस है कि सस्टेनेबली हम अगर यूज करना शुरू करते हैं तो एनवायरनमेंट और हमारा जो जनजीवन जो अभी त्रस्त हो रखा है उसका भी समाधान निकले और भविष्य की नीतियां भी अच्छी हो, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी, कोरल रीफ, एनवायरनमेंट सब कुछ डैमेज होता है अगर हम अंधाधुन इनका यूज करते हैं। तो हमें रिड्यूस करना है, चीज़ों को रिसाइकिल करना है, और इसमें रीयूज भी दिया हुआ है, ठीक है। रिड्यूस मतलब इन सब चीज़ों को कम कम उपयोग करना है, जरूरी होने पे उपयोग करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना है, पर्सनल व्हीकल का यूज़ कम से कम करना है, किसी इंपॉर्टेंट कार्य के लिए ही करना है। दूसरा है रिसाइकिल। रिसाइकिल मतलब आपने देखा होगा जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स, उनके ऊपर एक रिसाइकिल का एक साइन होता है। रिसाइकिल मतलब उसी को वापस से तैयार कर देना, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन या फिर जो भी आपके रिसाइकलर्स होते हैं उनको लेके जाते हैं, रिसाइकिल करते हैं। बेसिकली आई थिंक 20% के पास ही हम प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को रिसाइकिल कर पाते हैं, जो कि एक चिंतनीय विषय है। जो 80% है वो ऐसे ही पर्यावरण में सॉलिड वेस्ट के रूप में पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं रिसाइकिल की क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है, और रीयूज, जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है, जो प्लास्टिक बैग्स है, उनका लगातार यूज करना ही रीयूज है। तो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों का हम बेहतर प्रबंधन, इस क्लास में भी आई थिंक जब हमने एक सेटअप, एक नॉर्मल सेटअप स्टार्ट किया तो कुछ चीज़ों को रीयूज किया है और उन संसाधनों का दक्ष उपयोग करने का प्रयास किया है। सो आई थिंक आप समझ चुके हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं,
और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उनका किस प्रकार से यूज करना है। ओके, सो आपका जो भी असाइनमेंट होमवर्क होगा व्हाट्सएप ग्रुपिंग्स के ऊपर, जो भी आपकी व्हाट्सएप ग्रुप है उनके ऊपर भेज दिया जाएगा। सो निश्चित रूप से हमने एक सरलतम तरीके से इसको समझा है और आगे आगे हम और अपडेट होते जाएंगे, कैमरे के प्रति और सहज होते चले जाएंगे। क्लासेस आर नॉट अवेलेबल, स्टूडेंट्स आर नॉट अवेलेबल इन दिस क्लास, दैट्स व्हाई इट्स लुकिंग ऑड। ओके, सो आगे सेटअप तैयार होने पे प्रोजेक्टर की भी हम थोड़ा अच्छे से हेल्प लेंगे, जिससे चीज़ें और अच्छे से स्पष्ट होंगी। इक्विपमेंट्स का ज़्यादा बेहतर यूज करेंगे। सो ऑब्वियसली वी विल स्टार्ट दिस इन अ वेरी बेटर वे एंड वी आर डूइंग सम एफर्ट्स। अब पेरेंट्स के ऊपर है कि वो एक ब्रिज का काम करें, स्टूडेंट्स को हमारे साथ कनेक्ट करें, आपके पास जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको दूर करने का प्रयास करें और हमसे जुड़े रहें। ओके, सो अब आगे जो नुकसान हुआ है SKCS के स्टूडेंट्स का, अब आई होप इस महीने में उसकी भरपाई हम कर लेंगे। थैंक यू।